हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। चलिए जानते हैं व्यवहारिक या अनुप्रयुक्त भू आकृति विज्ञान अर्थात अप्लाइड जियोमॉर्फोलॉजी संधान आईएएस के ऑप्शनल सीरीज अर्थात वैकल्पिक विषय की श्रृंखला में भूगोल विषय के अंतर्गत पेपर फर्स्ट का जो पहला यूनिट है जियोमॉर्फोलॉजी अर्थात भू आकृति विज्ञान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है व्यवहारिक या अनुप्रयुक्त भू आकृति विज्ञान। तो चलिए जानते हैं व्यवहारिक या अनुप्रयुक्त भू आकृति विज्ञान को। मैंने आपसे पहले भी बताया है पहले की वीडियोस में, किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले, समझने से पहले उस पर कुछ क्वेश्चंस हम क्रिएट करें, जैसे वह क्या है अप्लाइड जियोमॉर्फोलॉजी। तो भू आकृति विज्ञान के अध्ययनों का मानव जीवन में एक सकारात्मक लाभकारी प्रयोग ही व्यवहारिक भू आकृति विज्ञान है। परंतु थोड़ा इसको डिटेल में समझेंगे क्योंकि ऑप्शनल के लेवल पे आपको तैयार करना है। तो क्या है, तो इसका थीम या कंसेप्ट क्या है, अवधारणा क्या है, इसका विकास क्यों हुआ और विकास की प्रक्रिया को जब से शुरू हुआ कारण के साथ अभी तक क्रमशः किस प्रकार से विकसित हुआ है, इसको भी समझेंगे। साथ में कंसर्न या इसके जो फील्ड हैं, इसके जो कंपोनेंट्स हैं, इसके जो डिटरमिनेंट्स अर्थात इसके निर्धारक कौन कौन से हैं, यह भी जानेंगे। इसके अलावा इस पे कोई केस स्टडी आपके पास एग्जाम्पल है, क्योंकि केस स्टडी या एग्जाम्पल हमेशा अंक को बढ़ा देता है। साथ में फ्यूचर के इसके कौन से एरियाज होंगे अर्थात भविष्य में और कौन कौन से एरियाज, नए क्षेत्र इस अप्लाइड जियोमॉर्फोलॉजी से जुड़ सकता है, तो उसका भी एक व्यवहारिक मूल्यांकन करेंगे। और सिग्निफिकेंस अर्थात प्रासंगिकता तो है ही, या उसको जानेंगे ही। विशेष तौर पे अप्लाइड जियोमॉर्फोलॉजी इसलिए मतलब ये टॉपिक ही प्रासंगिकता से कंसर्न है। तो भू आकृति विज्ञान जैसे टॉपिक या यूनिट के अंतर्गत जितने टॉपिक्स हैं या ये विषय वस्तु किस प्रकार से प्रासंगिक हो सकता है मानव जीवन के लिए, पूरे समाज के लिए, विश्व के लिए, यही जानने का हम प्रयास करेंगे। और ऑप्शनल का ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, एक्सपेक्टेड भी है कि अब आएगा। साथ में पीसीएस के अंतर्गत यूपी पीसीएस, बीपीएससी, उत्तराखंड पीसीएस और हरियाणा पीसीएस में ऑप्शनल है। वहाँ पे इस टॉपिक के आने की संभावनाएं बढ़ चुकी हैं, क्योंकि अभी यूपीएससी के साथ साथ सारे पीसीएसएस किसी भी टॉपिक के एप्लीकेशन या उसके अनुप्रयोग पे तुलनात्मक रूप से अधिक ध्यान दे रहे हैं। तो आइए चलिए जानते हैं अप्लाइड जियोमॉर्फोलॉजी को। सबसे पहले जानते हैं इसकी अवधारणा को। आप देख रहे होंगे भू आकृति विज्ञान का मानव के विकास कार्यों में युक्त प्रयोग ही अनुप्रयुक्त भू आकृति विज्ञान है। अर्थात मानव कोई भी कार्य कर रहा है, कोई आर्थिक कार्य हो सकता है, प्रादेशिक नियोजन का कार्य हो सकता है, किसी प्रदेश के विकास की नीति निर्माण या योजना हो सकती है, कोई सामाजिक कार्य हो सकता है, या इसी प्रकार से कोई अन्य कार्य में जो मानव के विकास से संबंधित है, उसका प्रयोग ही यानी भू आकृति विज्ञान का प्रयोग या उसका प्रयोग करके किस प्रकार से मानव का हम विकास कर सकते हैं, कल्याण कर सकते हैं, इसी को हम अनुप्रयुक्त या व्यवहारिक भू आकृति विज्ञान कहते हैं। अर्थात एक तरफ इसके बेहतर प्रयोग से जहां लागत घटना चाहिए वहीं पर लाभ बढ़ना चाहिए, साथ में विकास टिकाऊ या सस्टेनेबल होना चाहिए, धारणीय होना चाहिए। तो ये एक सामान्य अवधारणा है अनुप्रयुक्त भू आकृति विज्ञान का। तो चलिए आगे जानते हैं। जैसे आप इस मॉडल में देख रहे होंगे कि किस प्रकार से हम इसका यूज करेंगे। तो सबसे पहले करेंट प्रॉब्लम्स यानी वर्तमान में किस प्रकार की समस्याएं हैं, किसी भी प्रदेश में वर्तमान समस्याएं। साथ में देखिए पास्ट एक्सपीरियंसेस यानी पहले के जो अनुभव हैं वो कैसे हैं। जैसे कोई प्रदेश में, किसी प्रदेश में हम विकास का ही कार्य कर रहे हैं, तो पहले के अनुभव और जो करेंट यानी वर्तमान में जो समस्याएं चल रही हैं, उन दोनों के पश्चात हम जियोमॉर्फोलॉजी के एप्लीकेशन को देखते हैं, यानी उसको यूज कैसे करेंगे भू आकृति विज्ञान को। और फ्यूचर के प्रेडिक्शंस अर्थात भविष्य के लिए हम फॉरकास्ट करेंगे इन दोनों के बेसिस पे कि भविष्य में यहाँ किस प्रकार से कोई प्रकोप हो सकता है या बेहतर विकास कैसे हो सकता है, लागत को हम कैसे कम कर सकते हैं और उसको कैसे ज़्यादा टिकाऊ बना सकते हैं। इस प्रकार के जो फ्यूचर प्रेडिक्शंस हैं वो हम कर सकते हैं इन दोनों को के मूल्यांकन के पश्चात। साथ में मेड अप्लाइड प्लान्स फॉर रीजनल प्लानिंग अर्थात प्रादेशिक नियोजन और विकास के अंतर्गत हम ज़्यादा बेहतर अप्लाइड अर्थात व्यवहारिक नीतियाँ बना सकते हैं और तब जा करके टिकाऊ अर्थात सतत विकास होगा। अर्थात प्रत्येक संदर्भों में अप्लाइड जियोमॉर्फोलॉजी एक बहुत ही व्यवहारिक टॉपिक है। तो आइए चलिए जानते हैं इसके विकास को। आप देख पा रहे होंगे व्यवहारिक भू आकृति विज्ञान के विकास का श्रेय थॉर्नबरी महोदय को है। प्रोफेसर थॉर्नबरी
बहुत बड़े जियोलॉजिस्ट थे, जियोमॉर्फोलॉजी के बहुत बड़े विद्वान थे, परंतु आपने सुना होगा विश्व में जो एक बहुत बड़ी आर्थिक मंदी आई थी 1929 में यूएसए में, वो धीरे धीरे पूरे विश्व में फैल गई, जिससे कि पूरा का पूरा विश्व उस आर्थिक मंदी के चपेट में आ गया। और उसके आर्थिक मंदी के बढ़ते ही प्रत्येक ऐसे विषय वस्तुओं पे क्वेश्चन मार्क लगने लगे कि इसको पूरा किया जाए, इसको सुचारू रूप से चलाया जाए या ना चलाया जाए। जैसे बेहतर है, उदाहरण के तौर पे आप समझिए, अभी कोरोना पेंडेमिक चल रहा है, अर्थात कोविड-19 की समस्या वैश्विक स्तर पर चल रही है, तो ऑब्वियसली सरकार या कोई परिवार भी वहीं पर निवेश करना चाहेगा जहां पर तत्काल लाभ प्राप्त हो सकता है, या अपने शौक के लिए बहुत बड़े पूंजी का निवेश कोई नहीं करेगा, या उन चीजों को छोड़ने का प्रयास करेगा जहां पे तत्काल लाभ हमें दिखता नहीं है। ठीक उसी प्रकार से उस मंदी की वजह से और साथ में 29 के पश्चात 39 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया, जिसकी वजह से इकोनॉमी की और भी बड़ी कमर टूटी। और चाहे जो विश्व के दोनों खेमे थे, उसके जो विकसित राष्ट्र थे, उन्होंने विश्व तो लड़ा, परंतु जो इकोनॉमी को हानि हुई, इससे प्रत्येक संदर्भों में खर्चे की कटौती की जाने लगी। आप ज्योग्राफी के थॉट के अंतर्गत पढ़ेंगे मात्रात्मक क्रांति को, क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन को, उसमें इस कंसेप्ट को डिटेल में पढ़ाएंगे। बस यहाँ मैंने जोड़ दिया कि तो वहां पे एक क्वेश्चन मार्क लग गया कि हम जियोमॉर्फोलॉजी को, चूंकि पढ़ने में भी काफी बोरिंग कई बार हो जाता है, टेक्निकल हो जाता है, हम क्यों पढ़ें। तो वहीं पे प्रोफेसर थॉर्नबरी ने एक लेख लिखा प्रिंसिपल्स ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी में 1954 में, जिन्होंने टर्म यूज किया व्यवहारिक भूआकृति विज्ञान, और उन्होंने बताया कि हम भूआकृति विज्ञान का भी आम जनजीवन में, इकोनॉमी में एक बेहतर और सार्थक प्रयोग कर सकते हैं। इस अवधारणा को 1956 में जो विश्व भूगोल यूनियन है, उन्होंने कमीशन ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी के अंतर्गत अपने शोध पत्र को प्रस्तुत किया, और उस शोध पत्र में कई ऐसे पॉइंट्स को डिस्कस किया जिससे स्पष्ट हो रहा था कि भू आकृति विज्ञान का अनुप्रयोग भी हम आम जनजीवन में कर सकते हैं। इसके पश्चात प्रोफेसर जॉनसन को देखिए, उन्होंने 1985 में द फ्यूचर ऑफ ज्योग्राफी नामक शीर्षक पे एक लेख लिखा, और उन्होंने बताया कि अगर हम भू आकृति विज्ञान का अर्थात जियोमॉर्फोलॉजी का बेहतर और सार्थक प्रयोग करें तो संसाधनों का श्रेष्ठतम प्रयोग हो सकता है, व्यवहारिक तौर पे बेहतर टिकाऊ विकास, प्रादेशिक नियोजन और विकास की नीतियों में हो सकता है, संसाधन प्रबंधन में बेहतर हो सकता है, अर्थात हम लाभ को कई गुना बढ़ा करके उसे सतत विकास से भी जोड़ सकते हैं। ये सारी बातें इस अवधारणा के अंदर कंसर्न हो जाती हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा विषय का विकास किस प्रकार से हुआ। विश्व के आर्थिक मंदी का भी इस विषय वस्तु के विकास में बहुत बड़ा योगदान है, और अभी वर्तमान में तो जीआईएस जीपीएस तक को इस विषय वस्तु से जोड़ा जा रहा है। जीआईएस जीपीएस, चूंकि अगर माइनिंग को हम लें तो माइनिंग में कहीं ना कहीं पेट्रोलियम या फिर जो सागरीय क्षेत्र है उनमें भी माइनिंग चल रहा है, तो वहां पर तकनीकी के ज्ञान से हम उस माइनिंग को ज़्यादा व्यवहारिक बना सकते हैं, साथ में प्रासंगिक भी बना सकते हैं, टिकाऊ भी बना सकते हैं, क्योंकि पर्यावरण को भी यदि हम सुरक्षित रखते हुए माइनिंग को करते हैं तो निसंदेह लाभ बहुत बेहतर या बढ़ सकता है। तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग। व्यवहारिक भूआकृति विज्ञान के विषय क्षेत्र। देखिए, एक बात मैं बहुत स्पष्ट बता दूं आपको, कई पुस्तकों में आपको 6 क्षेत्र मिलेगा, नहीं 6 जो उसके एरियाज कंसर्न है वो मिलेंगे, कई में 9 भी मिल सकता है, लेकिन साथ में कुछ सब टॉपिक्स यानी सब एरियाज भी मिलेंगे, लेकिन इसका कोई एग्जैक्ट एरिया नहीं है, क्योंकि मैंने 8 ही दिया है, परंतु ये 12-15 भी हो सकता है। सबको जोड़ देंगे तो 12-15 तक पहुंच भी जाएगा, क्योंकि आप इसको एग्जैक्टनेस के बजाय एरियाज को डिमार्केट करके समझने का प्रयास कीजिएगा, तब आपको बेहतर अंक मिल जाएगा। क्योंकि जो भूगोल ऑप्शनल या किसी भी ऑप्शनल में जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो 150 वर्ड्स के होते हैं, 175 या 200 या 250 कह सकते हैं आप, और 300 वर्ड्स के होते हैं। यानी 10 नंबर का जो क्वेश्चन होता है वो 150 वर्ड्स का होता है, जो 15 नंबर का होता है वो ऑब्वियसली 250 या 250 का हो सकता है, या 200 भी आप मान सकते हैं, और जो 300 वर्ड्स का होता है वो 20 अंक का होता है। तो इस अनुमान में आप सेट रखिए कि इतने बड़े विषय पे या तो उसके एक छोटे से सेगमेंट से क्वेश्चन पूछा जाएगा, और या सब कुछ समेट के पूछा जाए, तो ऑब्वियसली गागर में सागर वाली बात होगी। तो आप पॉइंट्स को मॉडल या डायग्राम के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे, एक आध दो केस स्टडी भी देंगे। वो तरीका आपको जब क्वेश्चन आंसर के पैटर्न पर हम आएंगे तो विशेष तौर पर बताएंगे। कि व्यवहारिक भूआकृति विज्ञान के जो विषय क्षेत्र हैं अब उसको देखते हैं। 7 स्पष्ट हैं, उसके कुछ शब्द भी होंगे, और पिक्चर और इंफॉर्मेशन के साथ आपको समझाने का हम प्रयास करेंगे। बस आप ध्यान से सुनिए, इस वीडियो को देखिए, साथ में सब्सक्राइब भी कीजिए,
क्योंकि हम निरंतर आपको बेहतर गुणवत्ता के साथ आपके सिलेक्शन या चयन के लिए प्रयास कर रहे हैं। संधान आईएएस की पूरी टीम प्रयास कर रही है। जीएस में भी ऐसे ही आपको गुणवत्तायुक्त वीडियोस दिखेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग व्यवहारिक भूआकृति विज्ञान के विषय क्षेत्र। तो पहला है स्थलाकृतिक या कथानक मानचित्र अर्थात टोपोग्राफिकल या थीमेटिक मैपिंग। दूसरा पर्यावरणीय अध्ययन में किस प्रकार सहायक हो सकता है। तीसरा प्रादेशिक नियोजन और विकास में सबसे महत्वपूर्ण होगा। इसके कुछ केस स्टडीज भी हम बताएंगे आपको। नगरीय एवं ग्रामीण विकास में यानी अर्बन और रूरल डेवलपमेंट में किस प्रकार से सहयोगी हो सकता है। खनन कार्य एवं संसाधन प्रबंधन, ये मोस्ट चैलेंजिंग है आजकल, क्योंकि जहां भी खनन कार्य होता है या संसाधन का श्रेष्ठतम प्रबंधन नहीं हो पाता, वहां पे पर्यावरण की समस्याएं उभर कर आती हैं और साथ में सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी नहीं हो पाता। इवन मैं आपको बता दूं कि जो कोविड-19 है वो भी एक कुप्रबंधन का ही प्रकार है, यद्यपि कुछ लोग इसे बायोलॉजिकल वीपन भी कह रहे हैं, परंतु अगर किसी भी शोध कार्य को हम करते हैं, उनमें पर्याप्त रूप से सुरक्षा के मेजर्स का ध्यान नहीं रखते, तो निसंदेह इस प्रकार की त्रुटियां या गलतियां हो सकती हैं। हालांकि ऐसा कहा जा रहा है कि चमगादड़ या कई बार कोबरा सांप से इस प्रकार के वायरस का विकास हुआ है, बट ये जो भी डिबेट है वो किसी और वीडियो में आप देखिएगा, साइंटिफिक के जो जीएस से कंसर्न होगा। तो खनन एवं संसाधन प्रबंधन, साथ में इंजीनियरिंग कार्य, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा, विशेष तौर पे जियोमॉर्फोलॉजी के लिए, क्योंकि किसी भी नए प्रदेश में या पुराने प्रदेश में भी अगर बेहतर और टिकाऊ विकास करना है तो इंजीनियरिंग कार्य का सहायता या सहयोग हमें लेना ही पड़ेगा, उसको बेस बनाना पड़ेगा। तो पिक्चर के साथ किस किस प्रकार से वो हो सकता है वो भी आपको समझाएंगे। और सबसे बड़ी बात, आजकल आपदा प्रबंधन अर्थात डिजास्टर मैनेजमेंट में अगर जियोमॉर्फोलॉजी और क्लाइमेटोलॉजी को बहुत बेहतर प्रकार से हम समझ लें तो आपदा को प्रबंधित करना यानी 70 से 75% आपदा प्रबंधन वैसे ही हो सकता है। केवल हमें वहाँ के जियोमॉर्फोलॉजी और क्लाइमेटोलॉजी को यानी वहाँ के क्लाइमेट को और जो टेरेन है, टेरेन का मतलब होता है जो स्थलाकृतिक विशेषताएं हैं, यदि उनको हम समझ लेते हैं तो बेहतर से बेहतर प्रबंधन हो सकता है। तो वन बाय वन इन सभी टॉपिक्स को, साथ में उनके सब टॉपिक्स को देखने, समझने और पढ़ने का हम प्रयास करते हैं। स्थलाकृतिक एवं कथानक मानचित्र, आप ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो कंटूर रेखाएं होती हैं, जैसे मैं एक छोटा सा पिक्चर बना रहा हूँ यहाँ पे, जैसे ये सपोज कि ये एक माउंटेन है, इसको हम 3D में लेते हैं। तो यहाँ पे ये जो रेखा मैं खींच रहा हूँ ये कंटूर रेखा है। कंटूर रेखा का मतलब होता है समान ऊंचाई के रेखाओं को मिलाने वाली रेखा होती है कंटूर रेखा। इसको उच्चावच अर्थात रिलीफ के अंतर्गत हम देखते हैं। आप कई बार देखते होंगे कि जहाँ पुल या ब्रिज बन रहा होता है, सड़क के किनारे कुछ लोग ट्राइपॉड पे कैमरा लगा करके कुछ वॉच कर रहे होते हैं। बेसिकली वो कंटूर को ही मिला रहे होते हैं, क्योंकि यदि कंटूर को मिला करके चाहे सीढ़ीदार खेत बनाना हो, कृषि के लिए सीढ़ीदार खेत, या सेटलमेंट या अधिवास या नगर ही बनाना हो, वहाँ कुछ मकान ही बनाना हो, या किसी प्रकार का गृह कार्य या सेटलमेंट या अधिवास के चीज़ों को निर्मित करना हो, तो यदि कंटूर लाइंस को हम ध्यान रखेंगे तो लैंड स्लाइडिंग भी नहीं होगा, साथ में वो पूरा का पूरा क्षेत्र प्रबंधित रहेगा और बेहतर से बेहतर वहाँ पर विकास भी हो सकता है। लेकिन इस पूरे प्रक्रिया के लिए हमें स्थलाकृतिक तथा कथानक मानचित्रों की आवश्यकता पड़ती है। यही इसमें पूरा लिखा हुआ है। मैंने यह भी आपको बताया है कि जो नोट्स है इसका PDF संधान आईएएस के वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं, और डाउनलोड करके जो प्रिंटेड नोट्स है PDF के तौर पे वो आपके लिए एक सोर्स हो जाएगा। उसके अलावा आपको कुछ नहीं देखना। और विशेष तौर पे जो मैं यहाँ समझा रहा हूँ उस कंसेप्ट को आप अपने दिमाग में फिक्स कीजिए, न इससे बाहर कभी क्वेश्चन जाएगा न गया है, क्योंकि पिछले 50 साल में जो भी क्वेश्चन का ट्रेंड है उन सबको देखते हुए, लेटेस्ट ट्रेंड से कंसर्न करते हुए ही मैं वीडियो बना रहा हूँ, ताकि आपको पूरी तरह से तैयार कर सकूँ। अर्थात केवल टॉपिक नहीं, आपको मैं तैयार कर सकूँ, ताकि बेहतर अंक सुनिश्चित कर आप अपने सिलेक्शन को भी अच्छे रैंक के साथ सुनिश्चित कर सकें। तो स्थलाकृतिक एवं कथानक मानचित्र का अब अनुप्रयोग कैसे होगा, तो पिक्चर के साथ समझिए। ये आप जो 3D मैप्स देख रहे हैं, डायग्राम्स देख रहे हैं, देखिए यहाँ पे एक माउंटेन है, यहाँ पे वही कंटूर लाइंस बनाई गई हैं, अर्थात ऊंचाई के अनुसार किस प्रकार से है। तो वहाँ पे चाहे सीढ़ीदार खेत बनाना हो या अधिवास बनाना हो, उसमें इसका यूज करते हैं। ये थीमेटिक मैप्स का आजकल 3D पिक्चर्स बनाया जा रहा है। ये भी 3D पिक्चर्स है जो आपको आजकल एटलस में भी दिख जाएगा। अब इसको प्रैक्टिकली कैसे यूज करते हैं, यहाँ पे देखिए। बेसिकली ये कंटूर लाइंस हैं, यहाँ पे देखिए ये कंटूर लाइंस काफी पास पास है, यहाँ तक ये ऊंचाई पर है, लेकिन ये एकाएक यहाँ पर स्टेप स्लोप है, और यहाँ पे जो माउंटेन के रिब्स हैं उनसे छोटी छोटी नदियां आ रही हैं, स्ट्रीम्स आ रही हैं, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है स्ट्रीम के तौर पे। ये बार है, सैंड बार, और यहाँ पे आकर के एक नदी मिल रही है।
ये इसकी सहायिकाएं हैं। तो ओवरऑल कंटूर लाइन से अब देखिए ध्यान से, तो इधर इस क्षेत्र में स्लोली कम हो रहा है, बट यहाँ पर एक स्टिप है, अर्थात इसको हम एस्कार्पमेंट कह सकते हैं। दिख रहा होगा आपको। तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का विकास, जैसे सपोज कीजिए हम लोग यहाँ पर एक ब्रिज बनाते हैं ऐसे, तो ओवरऑल यहाँ पे कितने गहराई तक हम पिलर्स बनाएंगे, ये किस प्रकार का भूआकृति प्रदेश है, यहाँ भूकंप कैसा आता है, भूकंप के साथ साथ किस मजबूती से ब्रिज हमें बनाना होगा, वो केवल लोहे का ब्रिज बनेगा या उसमें कंक्रीट या सीमेंट का भी हम यूज कर सकते हैं। इन सभी चीजों का मूल्यांकन इस थीमेटिक मानचित्र से या कथानक मानचित्र से या टोपोग्राफिकल मानचित्र की सहायता से हम करते हैं। तो अगर इस प्रकार के चीजों को हम करना शुरू करें तो भूकंप आने के बावजूद भी लोग मरेंगे नहीं, अर्थात वह केवल एक प्रकोप ही रहेगा, आपदा में परिवर्तित नहीं होगा। क्योंकि आप ध्यान रखिएगा, जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आते हैं योजना में, इस पे कई आर्टिकल्स भी आ चुके हैं कि भूकंप नहीं भवन लोगों को मारता है, अर्थात यदि भवन बहुत मजबूत है या ब्रिज ही बहुत मजबूत है तो निसंदेह जो हलचल होगा, जो कंपन होगा, उससे डर सकते हैं हम। छोटे मोटे हताहत लोग या फिर हानियां हो सकती हैं, परंतु व्यापक तौर पे जान माल की हानि नहीं होगी। अर्थात भूकंप आएगा, लेकिन अगर उसके बचाव के प्रॉपर मेजर्स को हम अपनाएं तो उसे हम कभी भी सुभेद्य नहीं होने देंगे। और ये थीमेटिक मानचित्र का जियोमॉर्फोलॉजी के अंतर्गत एक व्यवहारिक प्रयोग हमें इन चीजों से सुरक्षित कर सकता है। इसका दूसरा पिक्चर देखिए, जैसे उत्तराखंड में एक डैम है, टिहरी डैम, आपने सुना होगा। ये उसी थीमेटिक मैप का ये कंटूर लाइंस है, ये पर्वत है, ताकि आपको बढ़िया समझ में आ सके। अब देखिए ये पिक्चर जो है मेरे प्रिंटेड नोट्स में भी है, तो ये पिक्चर आप फिजिकल एग्जामिनेशन में प्रेजेंट कर सकते हैं। हाँ, ये जो पिक्चर है, जैसे ये उसी प्रकार के सिचुएशन में है, जैसे यहाँ पे हमने टिहरी डैम बना दिया। तो ओवरऑल ये सिक्योर जोन में है, दो नदियों के कन्फ्लुएंस पे। सिक्योर जोन का मतलब होता है वो भूकंपग्रस्त इलाका है। तो अगर वहाँ पे टिहरी डैम बना करके वाटर को हम स्टोर करते हैं उसके रिजर्वायर में, लेकिन अगर अक्सर वहाँ भूकंप आता है, तो यदि भूकंप की वजह से वो डैम किसी भी प्रकार से टूटा तो अप्रत्याशित क्षति हो सकती है। ऐसा अनुमान है कि आधे घंटे में उसका जल हरिद्वार पहुंच जाएगा और जल की गति होगी लगभग 100 किलोमीटर प्रति घंटे। आप अनुमान लगाइए, यदि चैनल मॉर्फोलॉजी को हम पढ़ते हैं, उसके प्रासंगिकता को देखते हैं, नदी की गति को केवल 2 गुना कर दिया जाए तो मलबा ढोने की कैपेसिटी या अपर्दन करने की क्षमताओं में 64 गुना वृद्धि होता है। यानी गति 2 गुना बढ़ती है और जो कैपेसिटी क्षमता है, पोटेंशियल है, उसमें 64 टाइम्स वृद्धि होती है। तो हानि किस स्तर पे हो सकता है, अर्थात यदि हम जानते हैं कि वो सिक्योर जोन है, प्लस थीमेटिक मानचित्र के तहत कंटूर लाइंस को जोड़ करके यदि मजबूती के साथ हम डैम को बनाते हैं तो ओवरऑल लॉस भूकंप आने पर भी कम होगा। क्योंकि डैसमैन ने स्पष्ट तौर पे कहा है, इस प्रकार के डैम्स जो सिक्योर जोन में बने हुए हैं वो जस्ट दरअसल एक टाइम बॉम्ब है, हमें इंतजार करना चाहिए कि वो फटता कब है। लेकिन यहाँ पे मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि सरकार भी काफी व्यवहारिक तौर पे इस पे ध्यान देती है। भारत सरकार विशेष तौर पे, विश्व में भी ध्यान दिया जाता है, खासकर विकसित राष्ट्रों में तो जरूर। तो यहाँ पे सरकार ने इस बात का मूल्यांकन किया कि यदि 9 मैग्नीट्यूड से ज्यादा यानी गहनता से ज्यादा रिक्टर पैमाने पे कोई भूकंप आता है टिहरी डैम के आसपास, तो डैम के दीवारों को क्षति हो सकता है। अदरवाइज वो डैम या उसका रिजर्वायर का जो वॉल है आराम से उसको बर्दाश्त कर लेगा, क्योंकि वहां पर टीएमडीसी टेक्नोलॉजी का भी यूज किया गया है। ओवरऑल इस थीमेटिक मानचित्र के प्रयोग से हम इस प्रकार के अवधारणाओं को अप्लाई कर सकते हैं जिससे लॉसेस का या आपदा के जन्म की संभावनाएं नहीं होती। तो ओवरऑल टिकाऊ विकास जो है वो टिकाऊ, धारणीय या सस्टेनेबल हो सकता है। तो आइए चलिए चलते हैं हम लोग दूसरे पॉइंट पे, पर्यावरणीय अध्ययन में सहायक किस प्रकार से हो सकता है। तो देखिए, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ, कर्नाटक। तो कर्नाटक की राजधानी के बेंगलुरु के पास ही आप उसके नॉर्थ ईस्ट में जाइएगा, थोड़ा सा ही नॉर्थ ईस्ट में जाइएगा, तो वहाँ पे कोलार और हट्टी माइंस हैं जो सोने की खाने हैं। खासकर जो हट्टी माइंस है वहाँ तो उत्पादन आजकल भी चल रहा है। लेकिन उसी के दक्षिण में देखेंगे या उसी के पेरिफेरी एरियाज में देखेंगे, बनेरघट्टा नेशनल पार्क भी है। जी हाँ, बनेरघट्टा नेशनल पार्क। अब ध्यान आपको ये रखना है कि वहां पे जियोलॉजिकली एक बहुत कॉस्टलीस्ट मिनरल अर्थात गोल्ड पाया जाता है। भारत में सोने का तो मूल क्षेत्र वही है जहां से हम खनन करके निकालते हैं। अब वहां पे बनेरघट्टा नेशनल पार्क भी है, तो किसी भी कीमत पे जो हम खनन कार्य करते हैं उसके कारण से, खनन कार्यों के कारण से वहां के जैव विविधता या वहां के जो बनेरघट्टा नेशनल पार्क में रहने वाले जीव हैं, जंतु हैं, साथ में वनस्पति समुदाय हैं,
उनको किसी प्रकार की हानि नहीं होनी चाहिए। यानी अगर हम पॉलिसी इस प्रकार से बनाएं कि ट्रकों के आवागमन से वहाँ साउंड पोल्यूशन भी कम हो, साथ में जो भी मशीन एंड टूल्स हम यूज़ करते हैं, खासकर फर्नेस टेक्नोलॉजी जो है, जैसा ब्लास्ट करके खनन के एरियाज को गहरा करना, ये सब चीज़ें वहाँ बंद होनी चाहिए, जो अभी भी कहीं ना कहीं सुचारू रूप से चल रही हैं। तो खनन कार्य ही नहीं, किसी भी प्रकार से, जैसे नगर का ही हम विस्तार कर रहे हैं, आप दिल्ली में देखिए तो रिज धीरे धीरे कैप्चर्ड होता जा रहा है। दिल्ली विश्वविद्यालय का या कई जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज हैं, वो रिज के कुछ एरियाज में बनाई जाती हैं, फिर उसका एक्सपेंशन किया जाता है, फिर उसका एक्सपेंशन किया जाता है। कई बार उस पर एनजीओज ने गवर्नमेंट को भी चिट्ठियां लिखी हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कई बार इस पर संज्ञान में लिया है कि रिज के जंगल वाले एरियाज को आप ज्यों का त्यों छोड़ दें। दिल्ली में पर्याप्त जगह है, इवन आप एनसीआर में फैलिए, परंतु जो जंगल वाला एरिया है वो पर्यावरण में सीधा सीधा हस्तक्षेप माना जाएगा। परंतु विकास कार्य के नाम पे कई अन्य तरीकों से, तकनीकी तरीकों से समझा बुझा करके उस पर बना दिया जाता है, परंतु काफ़ी बड़े एरिया पे विकास कार्यों के माध्यम से, या विकास तो होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, परंतु पर्यावरण की क्षति हो रही है, क्षरण हो रहा है, इससे भी इनकार नहीं किया सकता। तो पर्यावरणीय अध्ययनों में हम वहाँ की किस प्रकार की जियोलॉजी है, साथ में किस प्रकार का वनस्पति होगा, या किस प्रकार से हम जैसे लंबे एरिया तक इंडस्ट्रियल एरिया को रखें और जंगल उसके बाद रखें, या वनीय क्षेत्र उसके बाद रखें, तो ओबियसली उस इंडस्ट्रियल एरिया में या अर्बन एरिया में जो एयर होगा वो फ्रेश नहीं होगा। अर्थात हमें ग्रीन पट्टी उसके आसपास देना ही होगा। और दिल्ली में जिस प्रकार का पोल्यूशन है, रिज में हस्तक्षेप तो बिल्कुल ही बंद कर दिया जाना चाहिए। तो किसी भी विकास कार्य में यदि जियोमॉर्फोलॉजी के उस एप्लीकेशन को हम अप्लाई करें तो इन्वायरमेंट को काफ़ी हद तक प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इवन किस रीजन में, चूंकि जियोमॉर्फोलॉजी के अंतर्गत हम उसके लोकेशन को भी देखते हैं कि वो रीजन या प्रदेश कहाँ पर लोकेटेड है, तो वहाँ पे किस प्रकार की वहाँ जलवायु होगी, तो वहाँ पर किस प्रकार का वन होगा, साथ ही साथ वहाँ पे किस प्रकार का जो ऊर्जा के संसाधनों का विकास हो सकता है। जैसे हम यूरेनियम का यूज़ करके, या फिर जो परमाणु ऊर्जा का विकास है, या कोयला थर्मल पावर है, उसके बजाय यदि हम वायु से ऊर्जा बनाने का कार्य करें, पवन ऊर्जा जिसको बोलते हैं, या जियोथर्मल चीज़ों का यूज़ करें, या फिर इसी प्रकार के पर्यावरणीय दृष्टिकोण से ऊर्जा के संसाधनों का हम यदि विकास करना शुरू करें, जो जियोलॉजी के कंसर्न से ज़्यादा बेहतर हो सकता है, तो ओबियसली विकास टिकाऊ होगा। और साथ में जो परेशान हो रही पृथ्वी है, उससे काफ़ी हद तक पृथ्वी को भी निजात मिलेगा, और मानव भी हैप्पीली यानी खुशी के साथ जीवन आगे बढ़ाएगा या गुजारेगा। तो पर्यावरण से जो इसका कंसर्न है वो अभी आपको समझ में आया होगा। मैं छोटा सा एक और एग्जाम्पल देना चाहूँगा। जैसे ब्राज़ील के अमेज़न बेसिन में व्यापक स्तर पे 2019 में आग लगा था, साथ में ऑस्ट्रेलिया में भी आग लगा था। कई लोगों का ये कहना है कि आग लगाया गया था, खासकर ब्राज़ील में, तो मैं स्पष्ट तौर पे ऐसा कह सकता हूँ, क्योंकि विषुवतीय प्रदेश में वर्षा बहुत ज़्यादा होती है, फिर भी उसको बुझाने का आधिकारिक तौर पे कोई सफल प्रयास या बेहतर प्रयास नहीं किया गया, क्योंकि वो आग जब तक उस पूरे डिमार्केटेड एरिया का जंगल साफ नहीं कर दिया, और जैसे ही उस एरिया का जंगल साफ हुआ, आज देखिए वहाँ वन नहीं लगाया जा रहा, वहाँ अधिवास के विकास को प्राथमिकता से बढ़ाया जा रहा है। अर्थात ओबियसली उस एरिया में ऑब्जेक्टिव वहाँ के लोगों का कुछ और ही था, और वो जो अमेज़न बेसिन के जंगल हैं, वो केवल ब्राज़ील के लिए नहीं है, हालांकि ब्राज़ील का उस पर मूल अधिकार है, परंतु विश्व के लिए, वो विश्व के पर्यावरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। यही बात ऑस्ट्रेलिया के लिए भी है। तो खासकर विकसित राष्ट्र, विकासशील राष्ट्र इस बात का ध्यान रखें कि जंगल को बचा करके भी वो पर्याप्त विकास कर सकते हैं, और जियोमॉर्फोलॉजी इसमें विशेष तौर पर लाभकारी हो सकता है। तो चलिए हम चलते हैं अगले पॉइंट पे। इसी को देखिए आप, पर्यावरण के अंतर्गत लैंडस्लाइडिंग यदि होता है, तो लैंडस्लाइडिंग के साथ न केवल वनस्पति समुदाय का लॉस होता है, बल्कि जंतु और जीवों का भी लॉस होता है। बल्कि ध्यान रखना है हमें, कई जंतु हमें दिखते नहीं हैं, जैसे जो सॉयल के अंतर्गत भी जंतु रहते हैं, या छोटे बिलकारी जो बिल में रहने वाले जंतु हैं, वो नष्ट हो जाते हैं, मर जाते हैं। ब्रिज जब खत्म होगा तो पक्षी भी नष्ट होंगे। तो लैंडस्लाइडिंग से प्रोटेक्शन के लिए देखिए वही थीमेटिक मैपिंग की आवश्यकता यहाँ भी है। कंटूर लाइंस को मिला करके इस प्रकार से वह पुस्तों का निर्माण किया जाता है। अर्थात पहले मिट्टी के, सीमेंट के या फिर चूना पत्थर से इसको ढक करके जाली से इसको बांध दिया जाता है, और फिर ऊपर से घास लगा दिए जाते हैं ताकि किसी भी कीमत पर लैंडस्लाइडिंग ना हो। उसके अलावा कुछ बैरिकेटिंग भी कर दिया जाता है। इन स्पाइट ऑफ दिस ऑल, अगर ऐसी संभावनाएं बनती हैं, तब भी उसको हम प्रोटेक्शन में यानी उसको सुरक्षा दे सकते हैं, ताकि लॉसेस न्यूनतम हो। जैसे यहाँ ही देख रहे हैं आप, यहाँ पे बारिश के समय ओबियसली ये स्लाइडिंग का थोड़ा बहुत अवशेष दिख रहा है,
तो यहाँ पे सरकार को चाहिए कि घास, बहुत गहरे घास ढंग से लगा दिए जाए। घास जब गहराई से लग जाता है तो मिट्टी को बांध कर रखता है, जिससे लैंडस्लाइडिंग या मृदा घुलन की अवस्था, सॉलिड प्लक्सन की समस्याएं उत्पन्न नहीं होती। और ये सारी चीजें हम बेहतर प्रकार से तभी समझ सकते हैं जब वहाँ के जियोमॉर्फोलॉजी अर्थात भू आकृति या स्थलाकृतिक प्रदेश की विशेषताओं को बेहतर प्रकार से समझ रहे होते हैं। तो आइए चलते हैं अगले पॉइंट पे। यहाँ भी आप देख रहे होंगे जैसे बायोमास एनर्जी के सोर्सेज को हम कैसे यूज करते हैं। तो अगर यहाँ पे नदी है तभी हम हाइडल पावर का निर्माण कर सकते हैं। वायु का प्रवाह ठीक है तभी हम पवन चक्की या पवन ऊर्जा का विकास कर सकते हैं। अब नॉर्वे में यदि हम, हालांकि वहाँ विकास किया जा रहा है, परंतु नॉर्वे में अगर हम सोलर प्लांट बिठाएं तो किसी कीमत पर लाभकारी नहीं होगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि भारत विश्व का एकमात्र ऐसा राष्ट्र है, एकमात्र भी मैं कह सकता हूं, क्योंकि यहाँ पे लगभग सभी प्रकार के जो नवीकरणीय ऊर्जा के संसाधन है उनका पर्याप्त सोर्स अवेलेबल है। यानी हम सोलर प्लेट के साथ साथ पवन ऊर्जा, हाइडल पावर प्रोजेक्ट, इन सब को लगा सकते हैं, क्योंकि ये सारे तो पॉल्यूशन के स्रोत ही हैं। तो भू आकृति को समझने के पश्चात वहाँ पे किस प्रकार के जो नवीकरणीय ऊर्जा के संसाधन हैं उनका हम बेहतर विकास कर सकते हैं, यह समझ, और साथ में उस समझ के साथ उसका व्यवहारिक प्रयोग ही अनुप्रयुक्त या व्यवहारिक भू आकृति विज्ञान है। अब यहाँ पे देखिए जियोथर्मल एनर्जी, खास करके हिमालयी क्षेत्र में जियोथर्मल एनर्जी के पर्याप्त सोर्सेज हैं, यद्यपि उनका हम अभी तक दोहन नहीं कर पाए हैं। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा विंड, वाटर, सनलाइट, ये सब एनर्जी के सोर्सेज हैं, खासकर नवीकरणीय, फूड, इवन बायोवेस्ट से आपको पता होना चाहिए। नोएडा में भी कई ऐसी कंपनीज हैं जो आजकल कूड़े से विद्युत का निर्माण कर रही हैं। इवन जो चावल की भूसी होती है बगासे, उससे भी ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है। तो उसको वेस्ट करने के बजाय या जला देने के बजाय हम उससे ऊर्जा का उत्पादन कर सकते हैं। हाँ, इनको हम लोग थोड़ा कम करें, खनन में तो रखें, ऑयल जो हुआ, कोल हुआ या नेचुरल गैस हुआ, यूरेनियम हुआ, इनको थोड़ा अवॉइड करें तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन इन सब का विकास हम वहाँ के स्थलाकृतिक प्रदेश तथा उसकी विशेषताओं के माध्यम से समझ सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। प्रादेशिक नियोजन एवं विकास, देखिए समुद्र है, तटीय प्रदेश का मैं एग्जाम्पल लिया है। ये ओवरऑल सेटलमेंट्स है। जैसे पटना को आप लें, समुद्र के किनारे नहीं है, बिहार की राजधानी है, तो सेमी सर्कुलर पैटर्न पे पटना को बसाया गया है। और ये जो पैटर्न है ये सेमी सर्कुलर पैटर्न को ही दिखाता है। साथ में अधिवास किस प्रकार से बनेगा, जैसे ये तो मॉडल है, यहाँ पर काफ़ी डेंस फॉरेस्ट होना चाहिए, और ये डेंस फॉरेस्ट किसी भी कीमत पे अगर सुनामी तरंगे भी आती हैं तो काफ़ी हद तक सुरक्षा प्रदान करेगा। साथ में उस स्थलाकृति का कंटूर कैसा है, इसलिए पहले नगर को बसाने से पहले थेमेटिक मैपिंग के अंतर्गत हम कंटूर लाइंस को मिलाकर देन अधिवासों को बनाएं, या वहाँ पे किसी कम्युनिटी हॉल को बनाएं या मॉल को बनाएं, जो आजकल हर नगर में की विशेषता बनती जा रही है। तो ओबियसली विकास हमेशा टिकाऊ होगा और किसी भी कीमत पे आपदा के आने की संभावनाएं बहुत न्यूनतम हो जाएंगी। और इसी के लिए तो हम इस टॉपिक को पढ़ भी रहे हैं। तो प्रादेशिक नियोजन एवं विकास के अंतर्गत जो भू उपयोग नियोजन है, यानी उसके सब टॉपिक है, यानी लैंड को हम यूज कैसे करते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे लैंड ग्रेडेशन किन किन माध्यमों से हो रहा है, पहले हम ये समझ लें। तो अब लैंड कवर, अर्थात आप भारत में खास कर देखेंगे इंक्रोचमेंट की समस्या बहुत बड़ी समस्या है। अर्थात लोग मकान बनाते हैं जहाँ तक उनकी जमीन है, जो सरकारी जमीन होती है सड़क का, वहाँ फिर छज्जा निकालते हैं, फिर वहाँ खटिया डालते हैं, और उसके बाद वहाँ भी कुछ ना कुछ बनाना शुरू कर देते हैं। इसको कहते हैं इंक्रोचमेंट। तो लैंड कवरिंग एरिया कितना है, इसी पर निर्भर करेगा कि लॉसेस कितने ज़्यादा हो सकते हैं। इसके अलावा जो बायोलॉजिकल सिस्टम है, खास करके इसको इन्वायरमेंट से हम कंसर्न करेंगे। कल्चरल सिस्टम्स, यानी आप देखिएगा गाँव में पहले ऐसा होता था जहाँ पे जिसको हिंदी में कहते हैं दौनी, यानी जो फसल निकाल के हम लोग लाते थे काट करके, हार्वेस्ट करके, तो उससे अन्न को जब अलग किया जाता था तो उसी एरियाज के लिए या उस कार्य के लिए एक बड़ा सा एरिया पहले डिमार्केटेड होता था। धीरे धीरे वो घटने लगा है। इसके अलावा जो मेला आदि लगने के लिए कुछ एरियाज पहले से होते थे, बट धीरे धीरे जनसंख्या जैसे से बढ़ रहा है वो एरियाज भी कैप्चर्ड होने लगे हैं। तो ओबियसली जब वो एरियाज कैप्चर्ड होंगे तो एक तो मानव का जो मस्तिष्क है मनोरंजन से परे जाने लगेगा, क्योंकि आप केवल इकोनॉमिक कार्य करके बेहतर जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। तो ओवरऑल जो बायोलॉजिकल सिस्टम है, इन्वायरमेंट से कंसर्न, फिजिकल इन्वायरमेंट है, यानी नदी हो गया, स्थलाकृति हो गया, वो सब किस प्रकार का है, उन सबको जब जोड़ करके बेहतर लैंडस्केप के तहत, अर्थात स्थलाकृतिक प्रदेश की विशेषताओं के तहत हम जब विकास कार्यों को करते हैं तो हमेशा वो विकास कार्य टिकाऊ ही होता है। तो हमें प्रादेशिक नियोजन के अंतर्गत किसी भी प्रदेश के श्रेष्ठ नियोजन के लिए
यह जानना बहुत जरूरी होता है कि वहां पर भू उपयोग यानी लैंड यूज कैसे हो रहा है। साथ में सरकार भू उपयोग के लिए बेहतर प्लानिंग करे। जैसे मैं इसका एग्जांपल देना चाहूंगा, नोएडा से आप जैसे ही यमुना एक्सप्रेसवे पर आगे बढ़ेंगे, जेवर एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर जो दिल्ली का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है उस पर लोड काफी ज्यादा है। इसके लिए उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जैसे आप नोएडा से एक्सप्रेसवे पर आगे बढ़ेंगे लगभग 25 किलोमीटर तो जेवर एयरपोर्ट है। और इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से बिना किसी रेड लाइट के सीधे ब्रिज टू ब्रिज जोड़ा गया है, मतलब जोड़ा जाएगा जेवर एयरपोर्ट को। अभी वो चालू नहीं हुआ है, निर्माणाधीन है। तो सरकार पहले ही वहां प्लान कर चुकी है कि वहां का अधिवास कैसा होगा एक बहुत बड़े एरिया में, यानी वो प्लान्ड छोटा सा एक सिटी टाइप का कैसा होगा। चूंकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनेगा, सुरक्षा की भी आवश्यकताएं वहां होंगी, तो ऑब्वियसली हम लैंड यूज पैटर्न को पहले समझ लेते हैं। वहां पे भूकंप वाला तो एरिया नहीं है वो, परंतु रेवाइन का इलाका है, यानी वहां बीहड़ बनता है। तो हालांकि इस प्रकार के लैंड यूज पैटर्न में बीहड़ को सरकार तुरंत मिटिगेट कर सकती है, लेकिन जो एग्रीकल्चर होता था उसको वहां शिफ्ट किया जा रहा है। छोटा मोटा जो सिटी बनेगा वो कैसे बनेगा, सरकार पूरी प्लानिंग के साथ वो कार्य कर रही है। तो ऑब्वियसली विकास जो होगा वो ज़्यादा टिकाऊ होगा। तो ओवरऑल लैंड यूज को हम पैटर्न दे करके विकास को टिकाऊ बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए खास करके किस प्रकार से ये दो मैप्स हैं, एक पहले का एक बाद का। यहाँ पे आप देखिए सबसे पहले इस एरिया को टीन के सेट से, यानी जैसे ये अगर फ्लैट था तो यहाँ पे टीन का ऐसे सेट लगाया गया और दोनों तरफ से बालू को भर दिया गया ताकि वो टीन का सेट गिरे नहीं। और धीरे धीरे आप देख रहे होंगे यहाँ पे शीर्ष पे झाड़ी लगा दिया गया ताकि बालू अंदर ना आए। अब ये वॉल्स हैं, बेसिकली ये नेचुरल नहीं है, ये आर्टिफिशियली बनाए गए हैं इसलिए ताकि जो गौशी का निर्माण होता है, जो मरुस्थलीय प्रदेश में आंधियां चलती हैं, धूल भरी आंधियां, तो उस आंधियों से बालू इस आंतरिक क्षेत्र में ना आने पाए। साथ में यहाँ पे जल के संसाधन को क्रिएट करके, चाहे जल को जिस बोरवेल से लाया जाए जैसे भी हो, ला करके यहाँ पे एकत्रित करके धीरे धीरे झाड़ियाँ लगाई गई। और आप देखिए अब अगला तो लैंड यूज को अप्लाइड जियोमोर्फोलॉजी से कैसे जोड़ा गया, तो यहाँ पे एक लेक बनाया गया। लेक के पश्चात ये छोटा सा पूरा का पूरा सिटी बना हुआ है और इसको सड़क से फिर इन एरिया से जोड़ा भी गया है। ये बेहतर से बेहतर मॉडल हो सकता है। विशेष तौर पे आजकल चाइना में ये बहुत तेजी से चल रहा है। अब आप देखिए प्रकृति ने जहां पर केवल मरुस्थल दिया था, वहां पर भी लैंड यूज पैटर्न में व्यवहारिकता ला करके हम उस सीनरी को चेंज कर सकते हैं, उसका ब्यूटिफिकेशन कर सकते हैं और एक शानदार विकास भी कर सकते हैं जो टिकाऊ भी होगा। क्योंकि यहाँ पे मानव के किसी अधिवास की कल्पना करना मुश्किल होगी। इसका फर्स्ट स्टेज का भी पिक्चर था। फर्स्ट स्टेज में यहाँ पे झाड़ी भी नहीं था। सेकेंड स्टेप में इस प्रकार स्टीन के सेट्स को लगा करके इसको प्रोटेक्टेड सुरक्षित किया गया। उसके पश्चात यहाँ जल के स्रोत बनाए गए और आज धीरे धीरे वो एरिया बढ़ता गया और बढ़ते बढ़ते देखिए वही वो एरिया है जो डिमार्केट किया गया है और बढ़ते बढ़ते पूरा का पूरा एक छोटे से सिटी में कन्वर्ट कर गया। ये गाड़ियों के लिए यहाँ आपको दिख रहा होगा और खास करके यहाँ पे फिल्मों की शूटिंग्स काफ़ी होती है। यानी यहाँ पे रहने वाले जो आदिवासी लोग हैं वो काफ़ी अच्छे पेइंग कैपेसिटी वाले लोग हैं। तो इस प्रकार से लैंड यूज पैटर्न को अप्लाइड बना करके, व्यवहारिक बना करके हम जियोमोर्फोलॉजी का श्रेष्ठ प्रयोग कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ भी उसी मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया को हरियाली में कन्वर्ट किया जा रहा है। इस खेत को आप देखिए, इस खेत को देखिए, ये पहले का है। इवन कंटूर के अंतर्गत सीढ़ीदार तरीके से भी हरियाली कैसे बनाया जा रहा है। ये पिक्चर चाइना का है। चाइना में विशेष तौर पे जल के संसाधनों को बढ़ा करके, जल को एकत्रित करके जो पूरे के पूरे डेजर्टेड लैंड्स थे उनको हरे भरे खेतों में या हरियाली में कन्वर्ट किया जा रहा है। ओबियसली वहाँ के जलवायु में भी व्यापक परिवर्तन का बयार देखा जा रहा है। तो ये सारा चीज़ वहाँ की जियोलॉजी को, वहाँ की जियोमोर्फोलॉजी या स्थलाकृतिक विशेषताओं को समझने के बाद ही संभव है। मृदा प्रबंधन की योजना आप देख पा रहे होंगे, सॉइल डिग्रेडेशन। चूंकि मिट्टी जो प्राकृतिक तौर पे है वो उर्वर ही है, साथ में यदि हम क्रांतिकारी परिवर्तन करना चाहते हैं तो संरचनात्मक कारकों के आधार पर, अर्थात बेहतर सिंचाई, बेहतर संकर बीज, साथ में जो थोड़े बहुत यूरिया या उर्वरक है उनका प्रयोग, पेस्टिसाइड का प्रयोग और वाणिज्यिक ऊर्जा आदि के प्रयोग से क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकते हैं उत्पादकता में। परंतु सबसे बड़ी जो समस्या उत्पन्न होकर आती है वो आती है मृदा के क्षरण की। तो यहाँ पे देखिए आप फैक्टर्स, क्लाइमेटिक, सॉइल बायोटिक इंटरेक्शंस, एंथ्रोपोजेनिक नेचुरल perturbations and biophysical सोशियो इकोनॉमिक इंटरेक्शंस। एंथ्रोपोजेनिक का मतलब होता है मानव निर्मित, यानी ध्यान रखना है कि जो प्रकृति किसी प्रकार से क्षरण करती भी है तो वो
होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म के माध्यम से उसको दुरुस्त कर देती है, अर्थात ठीक कर देती है। परंतु मानव जब नकारात्मक हस्तक्षेप करता है तो प्रकृति उसे मिटिगेट नहीं कर पाती, अर्थात प्रकृति वहां हाथ खड़े कर देती है कि अब मुझसे नहीं ठीक हो पाएगा, आप खुद ठीक कीजिए। और यही समस्या विश्व में आजकल बढ़ती जा रही है। तो प्रोसेस ऑफ मैकेनिज्म में इरोजन, सैलिनाइजेशन, नेचुरल डिप्लेशन, एसिडिफिकेशन, स्पेसिफिक एक्सटिंक्शन, ये सारी चीजें होती हैं, परंतु नेचर खुद उसको मिटिगेट कर देता है, यानी उसको सॉल्व कर देता है। दैट मैकेनिज्म इज कॉल्ड होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म। फैक्टर्स और एजेंट्स, क्लाइमेट, फिजियोग्राफी में वही हो गया, स्थलाकृतिक विशेषताएं, लैंड फॉर्म, सोशियो इकोनॉमिक वर्क्स, इथिकल, इथनिक और कल्चरल सेटिंग्स, इन सबको मिलाने से जो क्लाइमेटिक सोयल बायोटिक इंट्रैक्शंस होते हैं इनको देखा जाएगा। परंतु यहाँ पे कॉजेज और एक्टिविटीज, डिफॉरेस्टेशन, यहाँ मानव विशेष तौर पे आ रहा है, चूंकि एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज, मानव निर्मित कारण है। लैंड यूज कन्वर्जन, जैसे पहले जहाँ वन थे उसको काट करके हमने खेत में परिवर्तित कर दिया, या खेत में भी जैसे पंजाब हरियाणा में आप देखेंगे जहाँ हरित क्रांति बहुत सफलता के साथ सफल हुआ है, वहाँ पे अत्यधिक पेस्टिसाइड का प्रयोग, रासायनिक उर्वरक के प्रयोग से, केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड, यानी जो इनके प्रयोग से लॉसेज हो रहे हैं, सॉयल डिग्रेडेशन बहुत तेजी से बढ़ा है। अब चूंकि टॉपिक इन्वायरमेंट से कंसर्न है तो वहाँ जब उस वीडियो को आप देखिएगा तो उसको इन डिटेल में कंसर्न करेंगे, बट यहाँ पे आप इस प्रकार के सिंपल मॉडल्स को भी बनाकर दे सकते हैं। तो मृदा प्रबंधन भी नियोजन की प्रक्रिया में बहुत उपयोगी है, जो वहाँ पे वहाँ के स्थलाकृतिक विशेषता को समझते हुए आराम से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, विकास को टिकाऊ यानी धारणीय यानी सस्टेनेबल बना सकते हैं। मृदा प्रबंधन खासकर देखिए नागालैंड में इस प्रकार से किया गया स्थानीय लोगों से। देखिए यहाँ पे लैंडस्लाइडिंग का स्पष्ट आपको दिख रहा होगा, परंतु इसी को कंटूर के माध्यम से मिलाकर, इसमें ज़्यादा खर्च भी नहीं किया गया, सिंपल बांस से और बल्लियों से जोड़ करके इसको रोक दिया गया है। ये निर्माण की प्रक्रिया से कंसर्न है, इसका पिक्चर मैंने आपको दिया है। यहाँ पे फिर घास लगा दिए जाएंगे, ये घास इस बांस और बल्लियों को झुकने नहीं देगा। अब चूंकि देखिए हर गैप पे इस प्रकार से है, हर गैप पे इस प्रकार से है, तो जहां से लैंडस्लाइडिंग यानी बारिश के समय जल एकाएक नीचे आता है, उन्हीं एरियाज को अगर हमने डिमार्केट करके वाटर को रोक दिया, फिर ऊपर में घास लगाने के साथ साथ पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े भी यहाँ सजा दिए जाएंगे, ताकि किसी भी कीमत पर मृदा का अपरदन न हो। और यदि मृदा के अपरदन को या सॉलिडिफिकेशन को या मृदा सर्पण की प्रक्रिया को हमने रोक दिया, तो वहां पर विकास भी अस्थायी हो सकता है। ये पिक्चर्स आपके दिमाग में सेट हो सकते हैं, सेट होंगे ही, बस आपको पॉइंट के तौर पे या इसको मॉडल के तौर पे प्रस्तुत करना होगा। तो यह भी सॉयल मैनेजमेंट से ही कंसर्न है। अब नदी बेसिन प्रबंधन, विशेष तौर पे आप ध्यान दीजिएगा, यूएसए के अपलेशियंस ओहियो अर्थात केंटुकी जो रीजन था वो केंटुकी रीजन था या टेनेंसी रीजन था, वहां पे एक नदी प्रवाहित होती थी टेनेंसी, जो प्रलयंकारी बाढ़ लाती थी। 1932-33 में वहां के प्रादेशिक नियोजकों ने वहां के पूरे स्थलाकृतिक विशेषताओं का गहन तौर पे अध्ययन किया। अध्ययन करने के पश्चात वहां पे डैम बनाए गए, यानी कि प्रादेशिक नियोजन की प्रक्रिया में रिवर बेसिन मैनेजमेंट किया गया, और वहां पे जो नदी पहले शोक के रूप में जानी जाती थी एक वरदान बन गई। और इसका एक बेस्ट एग्जांपल और भी है जो भारत से कंसर्न है, यानी टेनेंसी वैली अथॉरिटी के मॉडल पे ही भारत में दामोदर वैली कॉर्पोरेशन बनाया गया। क्योंकि जिस प्रदेश या जिस प्रकार के जलवायु और जिस प्रकार के पठारी प्रदेश में टेनेंसी नदी प्रवाहित होती थी, ठीक उसी प्रकार के पठारी प्रदेश से भारत के झारखंड प्रदेश की दामोदर नदी प्रवाहित होती है। वो हुगली जो गंगा की एक उपनदी है, गंगा से निकली है, हुगली की एक सहायिका है, और ये दामोदर नदी भी बंगाल के शोक के तौर पर जानी जाती थी। परंतु ध्यान रखिएगा, आज वही नदी बंगाल के लिए वरदान है, अर्थात जो पहले आपदा थी वो अवसर है। भारत में 1948 में दामोदर वैली कॉर्पोरेशन का निर्माण किया गया, जो यूएसए के उसी टेनेंसी वैली कॉर्पोरेशन नहीं अथॉरिटी है के बेसिस पे किया गया। उसका कुछ मॉडल भी आपको तुलना करके हम दिखाते हैं पिक्चर के साथ। दामोदर वैली कॉर्पोरेशन के जो उद्देश्य थे, बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई एवं जल प्रबंधन, अर्थात 3 महीने अगर अधिक वर्षा होती है तो जलाधिक्य होगा, वाटर सरप्लस होगा। इसी वाटर सरप्लस के समय बाढ़ आएगा, और बाकी 9 महीने वर्षा कम होगी तो सूखा भी होगा। अर्थात जलाभाव वाले क्षेत्रों में यदि जल को हम संचित कर लें रिजर्वायर में, तो जलाधिक्य समय, तो जलाभाव वाले समय हम सिंचाई के तौर पर उसका यूज कर सकते हैं। अर्थात जलाभाव वाटर सरप्लस से वाटर क्राइसिस के समय, डिफिशियंसी के समय को अगर हम जोड़ देते हैं तो बेहतर विकास हो सकता है, बाढ़ से भी मुक्ति मिलेगी और साथ में सूखा से भी, अर्थात सिंचाई का बेहतर प्रयोग करके हम कृषि का सर्वश्रेष्ठ विकास कर सकते हैं। साथ में जब हम डैम बनाएंगे
तो वहाँ पे मत्स्यन करेंगे, उस जल का सालों भर प्रयोग करेंगे, बिजली का उत्पादन करेंगे, तो औद्योगिक एवं घरेलू उपयोग हेतु जलापूर्ति के साथ साथ श्रेष्ठ कृषि का विकास होगा, मत्स्यन, पशुपालन, विद्युत उत्पादन, नियमन वितरण। अब ओबियसली जब विद्युत हो गया तो औद्योगिकरण, चूंकि झारखंड प्रदेश एक कोयला से लेकर के लोहा का प्रदेश भी है, और वहाँ पे इसीलिए आप वेस्ट बंगाल का भी देखेंगे, जो आसनसोल का एरिया है, इंडस्ट्रियल एरिया, वो इसी पे बेस करता है। आसनसोल, और जो आसनसोल वेस्ट बंगाल का है और झारखंड का धनबाद, इन्हीं दोनों के बीच में डैम्स बना है। इवन सीनरीज भी काफ़ी मैच करते हैं दोनों से। और ठीक इसी प्रकार का स्थलाकृतिक विशेषता जो टेनेंसी नदी है यूएसए की, उसकी भी थी। उसी के पश्चात जब औद्योगिकरण हुआ, नगरीकरण हुआ, तो सेवा क्षेत्र का, संचार का, व्यापार का भी विकास हुआ, संसाधन एवं जनसंख्या का विशेष प्रबंधन हुआ, क्योंकि पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ वहाँ के लोगों में प्रति व्यक्ति आय एवं जीवन स्तर में पर्याप्त और बेहतर से बेहतर वृद्धि हुई। दामोदर घाटी के निवासियों का सामाजिक आर्थिक कल्याण हुआ, जबकि आय की विषमता व्याप्त है, चूंकि वहाँ के जो जनजाति हैं वो बेचारे अभी भी लेबर क्लास में ही रह गए। उसका मूल लाभ ले लिया उद्योगपतियों ने। तो यह तो दूसरे प्रकार की सामाजिक समस्या है, लेकिन जो समस्या आपदा से कंसर्न था, बाढ़ से कंसर्न था, यानी एक आपदा था, उसको पूरी तरह से हमने एक श्रेष्ठ अवसर में परिवर्तित कर लिया। ऑब्वियसली ये श्रेष्ठ एग्जाम्पल या बेस्ट एग्जाम्पल हो सकता है अप्लाइड जियोमोर्फोलॉजी का। अब यही सारे ऑब्जेक्टिव्स थे टेनेंसी वैली अथॉरिटी के भी। तो चलिए उन पिक्चर्स को देखते हैं जो दोनों के कंपेरिजन्स हैं। इस पिक्चर को आप देखिए, ये यूएसए का अप्लाई पिक्चर दिया गया है। ये नदी है ओहियो, ओहियो की ही सहायिका है टेनेंसी। ये टेनेंसी नदी है, यहाँ पे लिखा हुआ है फ्लड इन केंटुकी एंड टेनेंसी रीजन। ओबियसली ओहियो नदी जाके मिलती है मिसिसिपी मिसौरी में, और ये गल्फ ऑफ मैक्सिको में फाइनली मिसिसिपी मिसौरी आकर मिल जाती है। इस टेनेंसी नदी का यहीं पे अपलेशियन माउंटेन है यूएसए में, इसी अपलेशियन माउंटेन से टेनेंसी नदी निकलती है। और ठीक उसी प्रकार के पठारी प्रदेश जिस प्रकार के झारखंड में दामोदर नदी का है और भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती है, यहाँ पे आप देखिए यही टेनेंसी नदी का बेसिन है। ये ब्लू वाला जो तस्वीर दिख रहा होगा, आरेख दिख रहा होगा, मे भी पॉसिबल अगर नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो ये फ्लड लाती थी, परंतु हमने डैम्स बनाकर विद्युत का निर्माण किया और कृषि का विकास किया, मत्स्यन का विकास किया, बेहतर सीनरी का विकास किया, क्योंकि वहाँ पे आजकल पर्यटन भी हो रहा है, बोटिंग भी हो रहा है। ठीक इसी प्रकार की संभावनाएं झारखंड प्रदेश में भी देखी गई और ऐसा हुआ। अब आप झारखंड को देखिए, ये दामोदर घाटी परियोजना का पिक्चर है। ये भारत के झारखंड प्रदेश और वेस्ट बंगाल रीजन में देखिए निर्मित हुआ है। यही दामोदर बेसिन है, ये आकर के यहाँ हुगली में मिलती है। इसी को डैम के अंतर्गत देखिए धनबाद, और यहीं से दामोदर रिवर जो दुर्गापुर बैराज है ये वेस्ट बंगाल में है। पंचेत डैम ये धनबाद में है। ये बॉर्डर है बेसिकली वेस्ट बंगाल, और यहाँ से ये झारखंड है और इस तरफ वेस्ट बंगाल है। दुर्गापुर जो इंडस्ट्रियल रीजन है वो वेस्ट बंगाल में ही लोकेटेड है। तो ओवरऑल आप देखिए ध्यान से, तो यूएसए में जो समस्याएं थी वही समस्या पूरा का पूरा ये क्षेत्र जल प्लावित होकर के बाढ़ से डूब जाता था, और ओवरऑल इसके बाढ़ की वजह से जनसंख्या को, जान माल को प्रत्येक वर्ष हानि होती थी। तो यूएसए के मॉडल पे, जहाँ यूएसए ने टेनेंसी वैली अथॉरिटी को 1933 में बनाया था, हमने 1948 में ये भारत का प्रथम रिवर बेसिन मैनेजमेंट से बनाया गया परियोजना था, और यह भी काफ़ी सफल रहा। इसी को विकास के अन्य मापदंडों पे देखें तो ये डीवीसी का डैम है, यही धनबाद और बिहार, झारखंड के धनबाद और आसनसोल के बीच में बना हुआ है। साथ में नॉरिस डैम है जो टेनेंसी वैली बना हुआ है। ऑलमोस्ट दोनों की विशेषताओं को देखिए, दोनों के पास जंगल है, पठारी भूमि था, और जब से नॉरिस डैम बना वहाँ पे विद्युत का निर्माण और बाकी चीज़ें हुई, जैसे आप आगे पिक्चर में देखिए। ये प्लेन्स ऑफ टेनेंसी बेसिन, कितना बेहतर कृषि का विकास किया गया, उतना ही खूबसूरत, उतना ही बेहतर हमारे वेस्ट बंगाल में भी किया गया। हालांकि वेस्ट बंगाल में अब कृषि से ज़्यादा हम उद्योगीकरण की ओर ध्यान दे रहे हैं, परंतु दोनों ही जगह फिर कृषि का विकास हो सका, क्योंकि बाढ़ में यदि क्षेत्र जलमग्न रहेंगे तो कृषि की कोई संभावना नहीं हो सकती। औद्योगिकरण, ये इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ वेस्ट बंगाल है, डीवीसी देख ही रहे हैं आप, और ये टेनेंसी वैली अथॉरिटी का है। आप सिमिलैरिटीज से भी देखिए तो कितनी ज़्यादा सिमिलैरिटीज हो सकती है। अब देखिए नगर का विकास, ये उसी केंटुकी नगर के अंतर्गत जो प्लानिंग हुआ उससे है कंसर्न। हालांकि हम अन्य चीज क्षेत्रों में भी, जैसे मरुस्थल में भी ये देख रहे हैं आप, धीरे धीरे जंगल लगाया जा रहा है,
यहाँ पे पवन का यानी वायु का प्रवाह काफ़ी तेज होगा, तो पवन ऊर्जा के माध्यम से ऊर्जा का निर्माण भी काफ़ी बेहतर प्रयास से किया जा सकता है। तो ओवरऑल जियोमॉर्फोलॉजी की प्रक्रिया में लैंड का सेटलमेंट कैसा है, उसको समझने के पश्चात हम ग्रामीण एवं नगरीय विकास को बेहतर कर सकते हैं। इसका बेहतर एग्जाम्पल उस रिवर बेसिन मैनेजमेंट से भी कंसर्न था। जैसे यहीं पर आप देखिए, ये कन्फ्लुएंस है 1, 2, 3, 4, 5 सड़कों का। तो यहाँ पे ऑब्वियसली, जैसे आप उत्तर प्रदेश में एक जगह है मुगल सराय, उसका नाम परिवर्तित कर दिया गया है। वो कन्फ्लुएंस है, एक परिवहन नगर था पहले, वही परिवहन नगर धीरे-धीरे बढ़ता गया और वहाँ पे फिर सेटलमेंट किस प्रकार का होगा, विकास कार्य किस प्रकार से होने चाहिए। तो वहाँ के जो लोकल रिसोर्सेज़ हैं, यानी आखिर प्रादेशिक नियोजन क्या होता है? लोकली जो रिसोर्स अवेलेबल है, यानी उपलब्ध संसाधनों के अनुरूप किया गया जनसंख्या और श्रम का नियोजन, बेहतर अधिवास का नियोजन, प्रादेशिक नियोजन है। अर्थात वहाँ के लोगों के बसाव के साथ-साथ उनको रोज़गार कैसे मिलेगा, प्रति व्यक्ति आय में निरंतर वृद्धि कैसे होगी, इन सब का भी ध्यान रखा जाता है रीजनल प्लानिंग में। तो ओवरऑल नगर हो या गांव हो, उसका विकास इस प्रोसेस से कि हम वहाँ के स्थलाकृतिक विशेषताओं को समझते हुए विकास की प्रक्रिया को क्रियान्वित करें, विकास बेहतर और टिकाऊ हो सकता है। खनन कार्यों में हम संसाधन प्रबंधन के अंतर्गत, ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे माइनिंग की प्रोसेस को, ये कंटूर लाइंस के अकॉर्डिंग, अरे ये कंटूर लाइन से मैच करके माइनिंग नहीं किया गया, जो भारत में प्रायः नहीं किया जाता, ये शिकायत की बात है, समस्या है। तो ओवरऑल यहाँ पे अर्थक्वेक्स भी आते हैं। खास करके भारत में देखेंगे अभी भी कोयला जो धनबाद आदि में है, जहाँ या छत्तीसगढ़ में जहाँ कोयले का खनन होता है, लोहे का खनन होता है, वहाँ पे ब्लास्ट करते हैं। मीथेन गैस को तो कैप्चर या कंट्रोल नहीं कर पाते, ब्लास्ट करते हैं, तो ओवरऑल वहाँ पे जो लैंड फॉर्म है वहाँ का फ्रैक्चर्ड होता जा रहा है। एवरी डे वो फ्रैक्चर्ड हो रहा है। तो ऑब्वियसली हम किसी बड़ी आपदा को आमंत्रित कर रहे हैं। इस पे एक फिल्म भी बनी थी इंडिया में, काला पत्थर, अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा और शशि कपूर साहब थे उसमें। उसमें दिखाया गया है कि माइनिंग माफियाज किस प्रकार से मजदूरों के जान को ताक पे रख करके बिना किसी बात को ध्यान दिए कोयले का खनन कैसे करा रहे हैं। आपने उस मूवी को नहीं देखा होगा, तब भी ये काफ़ी फेमस मूवी है। तो भारत में माइनिंग प्रोसेस को वहाँ के, या इस आप एक पिक्चर मैं यहाँ बना रहा हूँ, देखिए ध्यान से आप, क्या आप देखिए, कोयला ऑब्वियसली नीचे होता है। अब यहाँ पे हम कोयला ऐसे खनन करना शुरू किए। इसका रूल ये है कि जब कोयले का काट करके निकाल लिए तो यहाँ पे चट्टान या पत्थर भरवा दें, क्योंकि ऊपर वाले लैंड का फिर नीचे की ओर धंसान नहीं होगा। धंसने से बहुत व्यापक पैमाने पे जान माल की हानि हो सकती है, क्योंकि यहाँ के लोगों को तो पता भी नहीं होता कि ये लैंड धीरे धीरे धंस रहा है या नीचे की ओर धंस रहा है, परंतु इन मानकों का ध्यान नहीं रखा जाता। इसमें बस पानी भर जाता है, अन्य प्रकार के पोल्यूशन तो होते ही होते हैं। ये देख पा रहे होंगे आप ये माइनिंग, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार डिसीजन दिया है कि अरावली में जो अवैध माइनिंग हो रहा है उसको रोका जाए। बिहार के मुंगेर में जो मुंगेर हिल्स के अंतर्गत माइनिंग हो रहा है गिट्टी के लिए या छोटे मोटे स्तर पर सीमेंट या इस प्रकार के मिनरल्स के लिए, उसको रोका जाए। झारखंड आदि में तो खैर माइनिंग ही हो रहा है। आंध्र प्रदेश सबसे ज़्यादा कुख्यात रहा है माइनिंग माफियाओं के लिए। सॉरी टू से, आंध्र प्रदेश नहीं, वहाँ के माफियाज कुख्यात रहे हैं। परंतु ये अच्छी बात है कि वो काफ़ी धनी है माइनिंग में। भारत का 75% यूरेनियम आंध्र प्रदेश में ही है। भारत का 75% माइका अर्थात अब्रक भी आंध्र प्रदेश में ही संचित है। तो ओवरऑल वहाँ पे जो जिन मानकों का ध्यान रख करके माइनिंग किया जाना चाहिए और रिसोर्स का मैनेजमेंट किया जाना चाहिए, वो व्यवहारिक स्तर पे नहीं हो पाते हैं। इसीलिए आय की विषमता भी बहुत ज़्यादा व्याप्त है, जबकि संसाधन के अंतर्गत आंध्र प्रदेश या छत्तीसगढ़ या झारखंड प्रदेश अत्यधिक धनी है, परंतु वहाँ पे आय की विषमता बहुत ज़्यादा है। जो मालिक हैं या जो माइनिंग के ऑनर्स हैं, वो अधिकांश लाभ ले लेते हैं, बाकी वहाँ के स्थानीय लोग लेबर ही रह जाते हैं। तो ये सब तो आप सामाजिक भूगोल में आएँगे, या आय की विषमता या जो सेकंड पेपर में आप पढ़ेंगे तो आपको डिटेल में बताया जाएगा। परंतु खनन कार्यों के अंतर्गत संसाधन प्रबंधन का बेहतर नहीं किया जाना, भूकंप जैसे आपदा को पर्यावरणीय समस्याओं के लिए ओवरऑल एक आमंत्रण देने जैसा है, इन्विटेशन देने जैसा है। इसी में एक और पिक्चर है, ये देखिए, ये बिल्कुल कंटूर लाइंस को ध्यान में रखते हुए माइनिंग किया गया है। ये नीचे वाटर दिख गया, अर्थात इसके नीचे अब माइनिंग अगर होगी तो ड्रिलिंग से होगी। और विदेशों में वाटर लेवल आने के बाद भी ड्रिल करके आयरन्स को या जो भी वहाँ मिनरल्स मिलते होंगे उनको निकाला जा रहा है। परंतु भारत में इस प्रकार की टेक्नोलॉजी का विकास भी नहीं हो पाया है। साथ में हम प्राय वेस्ट ज़्यादा करते हैं, यानी कोयले की ही माइनिंग होती है तो हम वेस्ट ज़्यादा कर देते हैं। तो माइनिंग को यदि व्यवहारिक स्तर पे किया जाए, इन्वायरमेंट से कंसर्न करके किया जाए, जो इकोनॉमिक जियोलॉजी एंड इन्वायरमेंट एक टॉपिक है जियोमॉर्फोलॉजी का, उसमें भी अब हम इसी बात को पढ़ते हैं, समझते हैं। तो यहाँ पे मॉडल दे करके
ऐसे पिक्चर तो खैर बनाना थोड़ा टफ हो सकता है, इसमें वैसे बन सकता है, हम चर्चा कर दें तो मार्क्स आपको बेहतर मिल सकता है। ये माइनिंग के व्यवहारिक चीज़ों को आप देखिए, यहाँ पे माइनिंग हो रहा है और माइनिंग का जो पोल्यूटेड वाटर है वहाँ पे वाटर रिसोर्सेज में हम गिरा रहे हैं। ओबियसली यहाँ पे जितनी जैव विविधता वाटर की है, साथ में लैंड की है, इस पोल्यूटेड वाटर की वजह से समाप्त हो जाएगी। ये ब्लास्ट करा करके हम लोग धीरे धीरे गड्ढा बनाते हैं और गड्ढा बना करके फिर माइनिंग करते हैं। ये सारा का सारा पूरी तरह से अवैज्ञानिक है। ये उसी माइनिंग के प्रोसेस को दिखाया जा रहा है कि वैज्ञानिक स्तर पे यदि जो विदेशों में से जर्मनी में, यूएसए में जिस प्रकार से माइनिंग किया जा रहा है, यदि हम भी उस प्रकार से करें तो ऑब्वियसली लाभ तो ज़्यादा बेहतर होगा ही, साथ ही साथ इन्वायरमेंट भी काफ़ी हद तक प्रोटेक्टेड रहेगा। इंजीनियरिंग वर्क्स में स्पेशली मैं बोलना चाहूँगा, ये इस्पात के जो रॉड्स हैं मोटे मोटे, जापान में इस प्रकार से बनाया जाता है अधिवास को या फिर खेत को भी। ये इस्पात के मोटे रॉड्स को लगा करके ऐसे लाइन से फिर ऐसे बिछा करके ऊपर में पत्थर देख रहे हैं आप, तो किसी भी कीमत पर लैंड स्लाइडिंग नहीं हो सकता, क्योंकि इस्पात के रॉड्स जो होते हैं ये वप्र पुस्तों के मतलब आधुनिक तकनीकी है। अब यहाँ देखिए सबसे नीचे सड़क है, उसके ऊपर दिवास है, तो ये पूरा का पूरा सीमेंटेड होता है, परंतु यहाँ पे आप देखिए ये रॉड्स का, स्टील रॉड्स का एक चेन है जो यहाँ बना हुआ है, यानी किसी भी स्तर पे मृदा सर्पण बहुत तेजी से भी हुआ तब भी ये खिसक नहीं सकते। तो इंजीनियरिंग वर्क्स में यदि वहाँ के स्थलाकृतिक विशेषताओं को, जैसे ये मृदा सर्पण अर्थात सॉलिपक्षण के इलाके से कंसर्न है, यानी जब भी बहुत तेज बारिश होगी, इस पिक्चर में आपको बारिश, बिजली कड़कने की प्रक्रियाएं दिख भी रही होंगी, तो मृदा घुल करके यानी घुलीकरण की प्रक्रिया से तेजी से नीचे की ओर स्थानांतरित होती है। इस प्रक्रिया में प्रायः जो प्रकोप है, हेजार्ड्स हैं, दे कन्वर्टेड इन डिजास्टर्स, यानी वो सुमेध होकर के आपदाओं में परिवर्तित हो जाते हैं, जान माल को अत्यधिक लॉसेस होती हैं। इंजीनियरिंग वर्क्स में यदि वहाँ के इस प्रकार के स्थलाकृतिक विशेषताओं को समझ करके प्लस किस प्रकार की आपदाएं आती हैं, यदि हम जोड़ करके विकास का कार्य करें तो बहुत बेहतर विकास हो सकता है। और ये अप्लाइड जियोलॉजी का बेस्ट एग्जाम्पल है। ये पिक्चर जापान का है, जापान में आइलैंड पे इस प्रकार से, ताकि सॉलिपक्षण न हो, रोका जा सके, भूकंप की परिस्थिति में भी हर चीज़, हर जो निर्मित चीज़ें हैं वो सुरक्षित रहें, यानी अगर बार बार वो चीज़ें निर्मित होने के पश्चात टूटती हैं तब भी समस्या ही है। इंजीनियरिंग वर्क्स में भी अप्लाइड जियोलॉजी का बहुत प्रैक्टिकल यूज़ है। तटीय प्रदेश नियोजन देखिए, मैनग्रोव वेजिटेशन है, ये ऐसे चेन में यहाँ से यहाँ लगाया जाता है, दिख रहा होगा आपको, तो सुनामी तरंगे भी आई तो ये रक्षा कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा गहन हुए, सबसे अच्छी बात क्या है, इस पिक्चर को आप देखिए, इसमें इसकी जड़ें कितनी गहन हैं, यानी इनकी जड़ों की गहनता की वजह से जो तेज तरंगे भी आती हैं सागर की, वो कई बार चक्रवातीय तरंगे हो सकती हैं, तो ये जड़ों की वजह से उखड़ते नहीं हैं और तरंगों को डाइवर्ट कर देते हैं। अर्थात जो तटीय प्रदेश में हानि हो सकता है, तटीय प्रदेश का कटाव हो सकता है, यानी जो इरोजन हो सकता है सागरीय तरंगों के माध्यम से, उन सब को ये बेहतर प्रोटेक्शन देते हैं। तो किस प्रदेश में किस प्रकार की तरंगे आती हैं, वहाँ सुनामी की संभावनाएं हैं या नहीं है, इन सबको सोचते हुए, देखते हुए हमें तटीय प्रदेश का नियोजन करना चाहिए। ये खास करके एक वृक्ष दिया है मैंने, ये देखिए अब जलमग्न है, परंतु इसकी जड़ें कितनी गहराई तक जल के अंदर भी पकड़ी हुई हैं, उच्च तरंगों के साथ ये हिलते डुलते रहते हैं, परंतु कभी भी उखड़ते नहीं हैं। अर्थात इस प्रकार के मैंग्रोव वनस्पति का विकास तटीय प्रदेश में हमें करना ही चाहिए, जिससे पर्यावरण तो स्वच्छ रहेगा ही रहेगा, जैव विविधता का अधिवास बढ़ेगा, साथ में सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी काफ़ी लाभकारी होगा। इसके अलावा तटीय प्रदेश नियोजन में और भी चीज़ें आती हैं, किस प्रकार से वॉल बना करके हम सुरक्षा दे सकते हैं। ये देखिए आप, ये बेसिकली सागर का एरिया है, यहाँ पे माइनिंग कर रहे हैं हम लोग, तो माइनिंग के लिए अगर ये नॉर्मल सी लेवल का लेवल है तो उच्च तरंगों के समय ये सी लेवल यहाँ पे आ सकता है, तो अगर इसको इसने लॉस किया तो ओवरऑल माइनिंग का वो प्रोसेस लॉस भी जा सकता है। तो हम जोन्स बना करके कितनी ऊंचाई पे कौन सा चीज़ बनाएंगे, इस बात का निर्धारण करके जब करते हैं तो ऑब्वियसली अब एक माइनिंग सेंटर का या एक माइनिंग जो एरिया है उसके टूटने का, खासकर पेट्रोलियम का, या कोई हम पर्यटन का ही क्षेत्र बना रहे हैं, तो लॉसेस तो होगा ही, साथ में जान माल की मतलब लोग भी मर सकते हैं। तो ये कोस्टल मैनेजमेंट में तटीय प्रदेश में माइनिंग कैसे होगी या पर्यटन का विकास कैसे होगा, उन सभी चीज़ों को इसी प्रकार से देख के करते हैं। साथ में एक और मॉडल है, वो भी आप देखिए, ये देखिए, ये सी है, तो लोड रिडक्शन अर्थात सी के अंतर्गत यहाँ पे एक हम वॉल बना करके, आप देखिए इस तरफ पॉसिबल नहीं है, ये हरा लाइन दिख रहा है, ये घास अर्थात सॉइल इरोजन को रोकने के लिए है।
तो ये जो ज्वारीय बाढ़ आते हैं, तरंगीय बाढ़ आते हैं, उनसे सुरक्षा के लिए है। तो ओवरऑल इसके बाद हम लोग यहाँ पे पशु या फिर जो अधिवास दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है, तो इसमें क्या दे रहा है, वल्नरेबल अर्थात जो तरंगीय या ज्वारीय बाढ़ है वो किसी कीमत पे सुभेद्य नहीं हो पाएगा, वल्नरेबल नहीं हो पाएगा, तो किसी भी कीमत पे वो आपदा भी में भी परिवर्तित नहीं हो पाएगा। तो तटीय प्रदेश के नियोजन में एक वनस्पति आवरण से कंसर्न हो सकता है, दूसरा माइनिंग से कैसे कंसर्न हो सकता है, तीसरा अगर से अधिवास बनाना भी है तो क्या क्या और करना चाहिए। जैसे भारत के पौंडीचेरी के कई एरियाज में इस प्रकार से बनाया गया है और इसका काफ़ी हद तक लाभ भी मिलता है। तो तटीय प्रदेश नियोजन की प्रक्रिया में ये काफ़ी लाभकारी है। ये देखिए इसी प्रकार से हम वॉल बना देते हैं, या मुंबई के पास जाएंगे आप चौपाटी के पास, तो 4 कोनों वाले इस प्रकार से देखेंगे आप, ताकि तेज तरंगों के समय 4 कोने होते हैं, थीमेटिकली चारों ओर से निकले होते हैं, तो किसी भी कीमत पर टूटते नहीं हैं, तरंगों से डैमेज नहीं होते, और वो तरंगों को तोड़ देते हैं ताकि तरंगों से तटीय प्रदेश का कटाव नहीं हो। तो इस प्रकार से कोस्टल मैनेजमेंट को हम बेहतर कर सकते हैं। आगे देखिए अप्लाइड जियोलॉजी का प्रयोग आपदा प्रबंधन में, चाहे टॉर्नेडो हो यूएसए के कनाडा में, या फिर विशेष तौर पे जो मिसिसिपी मिसौरी का मैदानी प्रदेश है यूएसए में, उससे कंसर्न है, वोल्केनो हो, अर्थक्वेक हो, सुनामी हो, ड्राउट हो, एवलांस को हम हिमस्खलन कहते हैं जो नॉर्वे आदि की बहुत बड़ी समस्या है, डस्ट स्टॉर्म खास करके जो सहारा का मरुस्थल है, या जो ईरान में दस्त कबीर है, वहाँ पे इस प्रकार के डस्ट स्टॉर्म बहुत ज़्यादा उठते हैं, फॉरेस्ट फायर हो गया। तो ओवरऑल किस प्रकार के एरियाज़ हैं, वहाँ किस प्रकार की आपदाएं उत्पन्न हो सकती हैं एरिया से, यानी वहाँ के स्थलाकृतिक विशेषताओं से इस बात का समझ का विकास हम कर सकते हैं। विशेष तौर पे जब प्राकृतिक आपदा का क्लास हम लेंगे, या प्राकृतिक आपदा का जो वीडियो आप देखेंगे, उसमें 1 बाय 1 इस पर्सपेक्टिव का भी हम चर्चा वहाँ करेंगे। तो ओवरऑल आपको समझ में आ गया होगा कि अप्लाइड जियोलॉजी किस प्रकार से प्रासंगिक है। वर्तमान में यूपीएससी चूँकि एप्लीकेशन बेस्ड टॉपिक्स पे ज़्यादा ध्यान दे रही है, इसलिए आपको भी ध्यान देना चाहिए। इसके सब टॉपिक्स इस प्रकार से हो सकते हैं कि अनुप्रयुक्त भू आकृति विज्ञान आपदा प्रबंधन का एक बेहतर प्रबंधन है या बेहतर तरीका है, समझाएं। या आपदा प्रबंधन से आगे चलिए, नगर नियोजन की प्रक्रिया में अप्लाइड जियोलॉजी किस प्रकार से प्रासंगिक हो सकता है, विश्लेषण करें। तो प्रत्येक टॉपिक पे भी एक क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए मैंने इन डिटेल आपको जा करके बता दिया। अब संधान आईएएस के ऐप से आप इसका पीडीएफ नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब भी कीजिए, देखिए, समझिए। हालांकि अभी कोविड-19 का समय चल रहा है, थोड़ा सुरक्षित रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन कीजिए, क्योंकि आपका बचे रहना भी, सुरक्षित रहना भी, स्वस्थ रहना भी बहुत ज़रूरी है। तो होप सो आप उन मानकों का ध्यान रखेंगे, बेहतर तैयारी कीजिए, और हम आपको केवल टॉपिक के लिए नहीं, आपको ही तैयार करेंगे ताकि आप बेहतर अंक के साथ अपने अच्छे रैंक को सफलता में सुनिश्चित कर सकें। तो हम विदा लेते हैं आपसे, अगले टॉपिक पे कल मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।